हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं खास करके ये 12 बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बोर्ड के दृष्टिकोण से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बराबर पूछता रहता है, विच इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन देखिए, जैसा कि यह जो नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है, कुछ अंदर की बात। साइक्लोट्रॉन से ही इसका कुछ फंक्शनिंग को समझा जा सकता है। साइक्लोट्रॉन, साइकिल मतलब होता है चक्कर लगाना, साइकिल मतलब चक्कर लगाना। ट्रॉन का मतलब हुआ जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये अंदर की बात है ना। तो नाम में ही इसका छिपा हुआ है इसका फंक्शनिंग, साइक्लोट्रॉन। साइकिल मतलब चक्कर लगाना, ठीक है, साइकिल मतलब चक्कर लगाना। ट्रॉन का मतलब है, साइकिल मतलब चक्कर लगाना, ट्रॉन का मतलब है जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसके द्वारा कि हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस which is used to accelerate heavy charged particle। हम लोग हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। और हैवी चार्ज पार्टिकल यहां पर हमने क्यों लिखा, इसमें भी कुछ बात है जो आगे क्लियर हो जाएगा। इसलिए कि हैवी चार्ज पार्टिकल को इसमें एक्सेलरेट ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। जैसे हैवी चार्ज पार्टिकल में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इस सबको आसानी से जो है इसमें एक्सेलरेट किया जा सकता है। और एक्सेलरेट क्यों करते हैं, तो एक्सेलरेट इसलिए करते हैं कि एक्सेलरेट करके उसमें हाई एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, हाई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करा करके, काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करा करके उसका कई जगह पर एप्लीकेशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसमें अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल की जरूरत है तो वहां पर हम उसको गिराते हैं ताकि हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। और अब तो मेडिकल साइंस में भी यूज होता है। जैसे मान लो प्रैक्टिकल तौर पर अगर आजकल ये आप देखते हैं कि ऑपरेशन जो है वह बिना चीर फाड़ के हो जाता है, तो क्या करते हैं, उस पर जो है रे के द्वारा, थेरेपी के द्वारा, रे थेरेपी के द्वारा कई फंक्शनिंग है, वहां पर हम लोग हाई एनर्जी वाला जो है बीम मारते हैं तो इससे वह ऑपरेट कर जाता है। तो इसलिए कई इसका फंक्शनिंग है। तो यहां पर काम क्या होता है साइक्लोट्रॉन का, फंक्शनिंग क्या है साइक्लोट्रॉन का, फिर से सुनिए। हम लोग इसमें हैवी चार्ज पार्टिकल को साइकिलिंग कराते हैं, साइकिलिंग कराते हैं, ठीक है, और चाहे प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो उसको। तब देखिए इसका जो फंक्शनिंग होता है जरा बढ़िया से समझिए। पहली बात तो यह जो फिगर है दोनों ही आपका है, यह भी फिगर आपका साइक्लोट्रॉन का है और यह भी फिगर आपका साइक्लोट्रॉन का है। दोनों में आप कोई भी बना सकते हैं, है ना। जैसे एनसीईआरटी में आपको ये फिगर दिया हुआ है, बाकी कई किताब में आपके पास ये फिगर है, जैसे मॉडर्न एबीसी में ये फिगर है ना। तो कई किताब में अलग अलग तरह से फिगर दिया हुआ है, लेकिन आपको कोई एक फिगर बनाना है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। आप कोई एक फिगर आप बना सकते हैं और दोनों एक ही है। कैसे एक है अभी इसको भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए पहले होता क्या है, फिगर तो बाद में बनाइएगा, पहले समझिए होता क्या है। जैसे इसमें क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये डी टाइप का, यह होलो मेटेलिक कंडक्टिंग चैम्बर होता है। होलो, होलो मेटेलिक, ऐसे समझो इसको, ऐसे समझो जैसे मान लो पाव होता है ना, है ना, पाव होता है ना, पाव भाजी, है ना। तो उसका जैसे गोल जैसा पाव हुआ ना, उसको ऐसे आधा काट दो, तो ये इसका आधा पाव इधर है और आधा इधर है, ठीक है। और वो समझो कि मेटेलिक है और बीच में क्या है, खाली है। मेटेलिक है, बीच में होलो है, इस टाइप से मेटेलिक है और बीच में हॉलो है। आई बात समझ में, मेटेलिक है और बीच में
हॉलो है। तो ये उसी तरह का स्ट्रक्चर यहां पर होता है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये डी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? डी टाइप का। देखने में भी लग रहा है ना, ये ऐसे डी, सीधा डी, और ये उल्टा डी। डी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसलिए इसको हम लोग, ये डी स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डीज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? डीज बोलते हैं, है ना। डी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से क्या कहा जाता है? डीज कहा जाता है। इसमें ये दो डीज होता है। फिर सुनिए, ये हॉलो होता है और मेटेलिक होता है, ठीक है। हॉलो और मेटेलिक। जैसे पाव भाजी खाते हो ना, तो वह जो पाव है उसको ऐसे गोल होता है ना, उसको दो पार्ट में ऐसे काट दो, है ना। एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, ठीक है। 3 डायमेंशनल होगा। पाव है, डिस्क नहीं है ना। पाव है, रोटी नहीं है, ठीक है। बात समझ गया ना? हाँ, रोटी होगा तो 2 डायमेंशनल होगा, है ना। और पाव जो है वह 3 डायमेंशनल है। इससे समझ में आ रहा है ना? हाँ, इससे ज्यादा समझ में आता है। सही बात है, ठीक बात है। तो बस यही समझना है, ठीक है, यही समझना है। और होता क्या है, अब ध्यान से समझो इसका। करते क्या है इसमें? जैसे यह जो आपका 2 डीज है, और यहां पर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। कैसे सेटअप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यहां एक ऑसिलेटर लगा हुआ होता है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। HF मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, यहां भी वही चीज लिखा हुआ है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, HF, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब इसका काम क्या है समझो पहले। इसका काम क्या है कि ये क्या करता है कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम है कि इसका पोलरिटी वो क्या करेगा, बार बार चेंज करेगा। क्या करेगा? पोलरिटी को बार बार चेंज करेगा। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज्यादा होती है, मतलब 1 लाख से 10 लाख तक। तो समझ सकते हो कि 1 सेकेंड में 1 लाख बार को चेंज कर सकता है, 10 लाख बार चेंज कर सकता है। बात समझ में आ रही है? सोच लो कि ये कितनी बड़ी बात है ना। 1 सेकेंड में वो 10 लाख बार चेंज कर सकता है, 2 लाख बार चेंज कर सकता है। तो बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब, जैसे मान लो कि अगर इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप क्या होगा? पॉजिटिव से निगेटिव। अब ऐसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं, जरा बताओ तो। ऐसे होगा। अगर इधर पॉजिटिव हो इधर निगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो अब ये बताओ, फिर अगर इधर पॉजिटिव हो जाए और इधर निगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उल्टे डायरेक्शन में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर समझो, अगर यहां पर पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा, ठीक है। और अगर इधर निगेटिव आ जाए इधर पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे ही यह चार्ज पार्टिकल को जैसे अगर यहां पर हम फेंकते हैं तो ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, तो इसके बीच ये जैसे जाएगा तो ये क्या होता है? एक्सिलरेट हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? एक्सिलरेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? एक्सिलरेशन होता है। जैसे F इक्वल टू QE, तो ये लिखना नहीं है। तो QE, अगर एक्सिलरेशन की बात करें तो QE अपॉन M। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या होता है? चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा, और जब एक्सिलरेशन होगा तो वेलोसिटी क्या होता है? बढ़ता है। ध्यान से समझिए, एक्सिलरेशन होगा तो वेलोसिटी क्या होता है? बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? v इक्वल टू यू प्लस AT के हिसाब से बढ़ता है। तो चूंकि टाइम के साथ क्या हो जाएगा? एक्सिलरेशन यहाँ है ही, तो समय के साथ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा? जैसे कि ये यहां से चला, तो जैसे अब इस फील्ड में पहुंचेगा तो वेलोसिटी इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी जब जैसे ही बढ़ गया तब ये बड़ा रेडियस ले लेगा। क्या होगा? अब ये बड़ा रेडियस ले लेगा। जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम धीरे से फेंकें, छोटा रेडियस बनाएगा, ऐसे जोर से फेंकें, बड़ा रेडियस बनाएगा। आई बात समझ में? तो अब वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो क्या किया? ये इसका रेडियस क्या किया? बढ़ा दिया। यहां ध्यान से देखो, रेडियस क्या किया? और फिर अब जैसे ये यहां पर आया ना साहब, अब इसका फिर पोलरिटी चेंज हो गया, तो फिर अब इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो क्या किया? फिर अब क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो जब वेलोसिटी फिर बढ़ जाएगा तो अब ये फिर बड़ा रेडियस ले लेगा। अब ये देखो, इसका रेडियस अब बड़ा रेडियस में चला गया। अब फिर जैसे यहां पहुंचा तो फिर क्या होगा? फिर वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी जब फिर बढ़ गया तो फिर ये बड़ा रेडियस ले लिया,
ठीक है, फिर बड़ा रेडियस ले लिया, फिर जब यहां पहुंचा तो वेलोसिटी फिर बढ़ गया, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक पलट गया। बात समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पलट गया, है ना एकदम। तो फिर क्या होगा, ये वेलोसिटी बढ़ गया, तब वेलोसिटी बढ़ गया तो ऐसे, अब फिर यहां आया तो क्या हो जाएगा, फिर और वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन अब जैसे मान लो कि अगर मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया है, या मान लीजिए सपोज कि लास्ट टाइम है ये, तो देखिए कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। वेलोसिटी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी, तो टारगेट हमारा होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर ले, और जैसे ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगा तो फिर जो क्या करना, उस चार्ज पार्टिकल को हमको जहां पर प्रोजेक्ट करना वहां जाके फेंक देना उसको। आई बात समझ में। यहां पर देखो ये जो लगा हुआ ये विंडो है ना, तो उसको क्या करना है, इसको जहां पर इसको टारगेट है हमारा, जो टारगेट है उसको, यहां भी देखो फिगर यही बनाया गया है, ये फिगर में कोई चेंज है। देखो अब एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि यहां पर जो कंसेप्ट आया, जैसे ये तो आपका इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाए तो वेलोसिटी बढ़ता गया, लेकिन सर्कुलर पाथ कौन कराया, सर्कुलर पाथ कौन कराया, मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर पाथ कौन कराया, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होना चाहिए ताकि सर्कुलर पाथ होगा, ये हम लोग स्टडी किए हुए हैं, कंसेप्ट अब उसी का लगेगा यहां पर। तो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट किया जाता है तो वैसे स्थिति में पाथ क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो ये सर्कुलर पाथ जो बना वो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या हुआ, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे यहां देख रहे हो ये जैसे डॉट है, तो ये इस डायरेक्शन में, ये डॉट का मतलब क्या हुआ, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है, आई बात समझ में। या मान लो कि अगर ऐसे घुमा रहे हो साइक्लोट्रॉन को तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो जैसे नीचे से ऊपर ऐसे, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करना चाहिए, तो क्या होगा, इससे ये सर्कुलर पाथ बनेगा। आई बात समझ में। और ये भी हम जानते हैं इसमें कि टाइम पीरियड जो होता है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। टाइम पीरियड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। तो इस वजह से अगर वेलोसिटी बढ़ता भी है तो इसके टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसलिए ये जो ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है और इसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी से उसके टाइम पीरियड पर कोई फर्क पड़ने जा नहीं रहा है। मान लो कि अगर छोटा सर्किल में घूमा तो वही टाइम पीरियड है, मान लो सपोज 1 सेकंड का है, फिर बड़ा सर्किल में घूमा तो 1 ही सेकंड का टाइम पीरियड है, फिर उससे बड़ा सर्किल में घूमा 1 ही सेकंड का टाइम पीरियड है। और यही जो टाइम पीरियड होगा ये आपका ऑसिलेटर का भी होगा, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है इसका भी होगा। तो ये जब तक ये मान लो यहां से यहां पहुंचा तो क्या करेगा, इसका पोलैरिटी तुरंत ये चेंज कर देगा, उतना ही टाइम। आई बात समझ में। तो इस वजह से ये सर्कुलर पाथ पर क्या होता है, घूमता रहता है, इसलिए ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को गेन करता है। देखो जैसे मान लो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को गेन करने के लिए हम लोग जो है लीनियर भी यूज कर सकते हैं। मान लो कि अगर लीनियर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, सपोज ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें सपोज, और यहां पर अगर चार्ज पार्टिकल को फेंकें, F = QE लगाएं, तो फिर यहां पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, QE/m। और यहां पर जब वेलोसिटी की बात आएगी तो V = U + AT, या अगर जो भी U ले हम लोग प्लस AT, तो QE/m × T। तो टाइम के साथ यहां भी वेलोसिटी बढ़ेगा, या अगर हम लोग वेलोसिटी बढ़ाने के लिए डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लें, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए, U² + 2AS, तो V ज्यादा तभी होगा जबकि S ज्यादा हो, V ज्यादा तभी होगा जबकि S ज्यादा हो, डिस्टेंस ज्यादा हो। तो इसके लिए हमको बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक इसको ले जाना पड़ेगा। तो सवाल है कि इतना ज्यादा डिस्टेंस तक ले जाने के लिए हम लोग को जगह भी तो बहुत ज्यादा चाहिए, और आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत तो जगह का है ना, इसलिए बहुत ज्यादा जगह उसके लिए चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक जगह पर
घुमा घुमा करके वेलोसिटी बढ़ाते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेता है तो उसको टारगेट पे फेंक देते हैं जहां पर हमको उसको डालना है। आई बात समझ में? तो इसका फंक्शनिंग यही है। बात समझ में आया? अब यहां पर देखो, ये फिगर और ये फिगर दोनों एक फिगर लग रहा है देखने में। कहोगे नहीं सर, वो तो बड़ा लंबा चौड़ा है, ये तो देख रहे हैं छोटे सा फिगर है। तो ध्यान से देखो तो दोनों एक फिगर है। ये जो बनाया गया है ये इसका सिर्फ बीच वाला पार्ट है, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें जैसे डॉट दिखा दिए, और यहाँ क्या मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, जैसे यहाँ नॉर्थ हो गया, एक मैग्नेट इधर लगा दिया और एक मैग्नेट यहाँ पर साउथ पोल का इधर लगा दिया, है ना। तो नॉर्थ से साउथ के तरफ यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ये जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैग्नेट के द्वारा दिखाया गया है, और यहाँ पर डायरेक्टली अब जहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए हमको डॉट या क्रॉस के द्वारा दिखा दिया गया। आई बात समझ में? और यहाँ पर मैग्नेट दिखा दिया भाई, देखिए हम इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बात समझ में आया कि दोनों फिगर एक कैसे हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ पर मैग्नेट से दिखाया गया है कि भाई नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और नेचुरली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ भी है, और यहाँ भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया? तो चलिए आप लोग डायग्राम जो है कोई एक बनाइए, बात एक ही है, और देखने में आपको जो अच्छा लगे बना लीजिए, ठीक है। बना ही लिए होंगे आप लोग, इसको हम एक डायग्राम हटा देते हैं। तो अब यहां समझिए, जो आपको लिखना है, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल। क्या करता है वो? हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है ना। और इससे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, है ना। और ये हम लोग कैसे कराते हैं? तो चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कराते हैं? साइकिलिंग कराते हैं, रोटेट कराते हैं। आई बात समझ में? चार्ज पार्टिकल, ये इसका प्रिंसिपल है। चार्ज पार्टिकल रोटेट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, with the help of high frequency oscillator, with the help of high frequency oscillator के हेल्प से इसको हम लोग रोटेट कराते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है इन एवरी साइकिल velocity of the charge particle in every cycle, velocity of the charge particle increases। हर एक साइकिल में क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज करेगा करेगा कि नहीं? हर एक साइकिल में क्या होगा? चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, है ना। और उस क्या होगा? इससे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। हेंस काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम फाइनली, और उसके बाद एक कंसेप्ट इसमें यह भी लगता है, वी नो दैट टाइम पीरियड is independent from velocity। टाइम पीरियड क्या होता है? वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लीजिए यहां तक, फिर आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां तक लिख लिया आप लोग। अब देखिए इसका जो फंक्शनिंग होता है, इसका जो फिजिक्स है क्या है?
जो हम लोग पहले देख चुके हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है तो पाथ कैसा होता था, सर्कुलर होता था। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लागू होता है ना। पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और रेडियस ऑफ द पाथ का क्या फॉर्मूला होता है, एम भी अपॉन क्यू बी, है ना। तो फिजिक्स इसमें वही लगता है। इफ चार्ज पार्टिकल is projected in the perpendicular direction of magnetic field, we know path of the charged particle will be circular। कैसा पाथ होता है, सर्कुलर, है ना। और जो ये नहीं देखे हैं तो एक पीछे का लेक्चर देख लीजिए, सर्कुलर पाथ वाला, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जाता है तो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, बोलो साहब, आर इक्वल टू एम भी अपॉन क्यू बी। और अगर मान लो नहीं जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहीं पर एम भी स्क्वायर अपॉन आर करके क्यू भी कर दीजिए, बस मिल गया। और क्या, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। देख लीजिए, नहीं भी जानते हैं तो इसको 1 मिनट में आप निकाल सकते हैं, या इसको भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन जानते हैं तो डायरेक्ट अब लिखिए, ये ज्यादा अच्छा है। रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल एम भी अपॉन क्यू बी। अब देखिए यहां से क्या स्पष्ट है कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही कंसेप्ट अब यहां लागू साइक्लोट्रॉन में हुआ कि नहीं, वेलोसिटी जैसे बढ़ा तो रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए धीरे धीरे इसका क्या हुआ, रेडियस बढ़ता गया, है ना। इसलिए रेडियस बढ़ता गया क्योंकि वेलोसिटी बढ़ता गया। वेलोसिटी क्यों बढ़ता गया, इसलिए बढ़ता गया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहां पर एक्सेलरेटेड करा दिया गया। एक्सेलरेशन के वजह से वेलोसिटी बढ़ेगा, है ना। किसी का भी एक्सेलरेशन अगर होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। मान लो कि कुणाल को एक्सेलरेटेड वे में से प्रोजेक्ट कर देता है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वैसे फेंकेंगे नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। किसी को भी, कोई बॉडी को, तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब, एम भी अपॉन क्यू बी। आई बात समझ में। अब यहां पर अगर वेलोसिटी की बात करें तो क्यू बी आर अपॉन एम, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ये वेलोसिटी के लिए हुआ, ये किसके लिए हुआ साहब, ये वेलोसिटी हुआ। ये क्या हुआ, वेलोसिटी के लिए हुआ। अब हमको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये वेलोसिटी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसलिए कि एकदम लास्ट पॉइंट पर जाकर के इसको हमको फेंकना है टारगेट पर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। और वेलोसिटी क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, और यह वेलोसिटी भी मैक्सिमम ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हाफ एम वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर, और ऊपर इसको कर देते हैं। देखिए तो यहां पर जो है क्या होगा साहब, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स। तो यहां पर वेलोसिटी कितना, क्यू बी आर अपॉन एम और इसका स्क्वायर, यही ना। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम भी यहां से जाएगा, यहां तक क्लियर है, देख लीजिए। तो अब यहां पर देखिए
इधर हम ये हटा देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास मिला कितना मिला, हाफ क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, या काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला आया है ना। अब क्या देखें कि काइनेटिक एनर्जी यहां पर किस पर डिपेंड किया, देखो तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है रेडियस स्क्वायर, रेडियस जितना ज्यादा, अब यहां देखो वेलोसिटी का टर्म गायब है, काइनेटिक एनर्जी रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड किया, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। इसलिए अंदर की बात यह है कि इसको घुमा घुमा के साइकिलिंग करके क्या किया, इसका रेडियस को इंक्रीज कराया। इंक्रीज करने से क्या होता है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में, बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहां पर जब मैक्सिमम हो जाएगा तो हम लोग इसको टारगेट पर सीधा, यहां जो देख रहे हो यहां पर एक विंडो लगा हुआ है, ये टारगेट यह है, इससे टारगेट पर इसको हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं, टारगेट पर फेंक देते हैं जहां पर हमको जरूरत होती है। अब ये तो जहां जरूरत होगा उसके हिसाब से होगा। तो मेरा काम यहां पर इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को गेन कराना था, जो कि हो गया। और दूसरी बात, अब यहां पर जो टाइम पीरियड होता है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट क्या फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, साहब बोलो, 2 पाई एम अपॉन, बोलो क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ना। तो यहां पर देखो निकाल भी सकते हो यहां से, है ना। तो यहां पर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो इसमें वेलोसिटी का फैक्टर नहीं होता है, वेलोसिटी का फैक्टर नहीं होता है। देखो तो कहीं वेलोसिटी का फैक्टर नहीं, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हुआ। और देखो जैसे ये कंप्लीट टाइम पीरियड हुआ, फिर अगर हम ये कहें कि यहां से यहीं तक जाने की बात अगर करें, यहां से यहां, ये आधा चक्कर हुआ, तो ये टाइम पीरियड कितना हुआ, T/2 हो जाएगा, तो आधा ही होगा ना। तो यहां से यहां तक जाने में क्या हो जाएगा, ये T/2 होगा। तो T/2 की बात करें तो पाएम अपॉन क्यू बी, मतलब यहां से यहां जैसे गया तो ये पाएम अपॉन क्यू बी। और ये टाइम क्या होगा कि इसी टाइम में जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना पोलरिटी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी टाइम इंटरवल में क्या करना पड़ेगा, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसको पोलरिटी चेंज करना होगा, मतलब प्लस माइनस है तो उसको तुरंत माइनस प्लस कर दिया। और ये तो हमने कहा ही कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 लाख से 10 लाख तक हो सकती है। तो ये 1 सेकंड में 10 लाख बार चेंज कर सकता है फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। तो ये इसका टाइम जो होगा ये आधा होगा। तो ये इसका टाइम पीरियड हुआ। और टाइम पीरियड क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और फिर यहां देखो, जैसे वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला मेरे पास था, रेडियस के लिए क्या था, एम भी अपॉन क्यू बी। तो अब यहां पर देखो, जैसे आर, एम और भी के स्थान पर क्या दे सकते हैं, ओमेगा आर दे सकते हैं, क्यू बी देखो तो भी के स्थान पर ओमेगा आर दे सकते हैं। तो आर आर खत्म हो गया, ओमेगा कितने के बराबर हो गया, क्यू बी अपॉन एम। ओमेगा कितने के बराबर हो गया, क्यू बी अपॉन एम, ठीक है। और यह जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुआ, और इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन भी कहा जाता है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है ये, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन भी कहा जाता है, नॉन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। हालांकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, नॉन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तब तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, ओमेगा को क्या करना पड़ेगा साहब, ओमेगा को 2 पाई एन करना पड़ेगा, या सीधा पलटा दीजिए, यहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखो ये साबित भी हो गया आपका, क्यू बी अपॉन एम। तो एन कितने के बराबर हो गया साहब,
क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और देख लीजिए फ्रीक्वेंसी है और ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यूबी और फ्रीक्वेंसी क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। उल्टा होना भी चाहिए, है ना, उल्टा होना भी चाहिए। और ओमेगा जो है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन कहलाता है। बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? फिर देखिए इसका कुछ लिमिटेशंस भी है, इसका कुछ लिमिटेशंस भी है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। यहां तक पहले देख लीजिए, लिख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ और इसको हम लोग टारगेट पर प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका लिमिटेशंस भी है, लिमिटेशन कहिए या इसका डिमेरिट कहिए। देखिए लिमिटेशंस ये है कि यहां पर वेलोसिटी हम ज्यादा जरूर करते हैं, वेलोसिटी ज्यादा जरूर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जरूर करते हैं, लेकिन यहां पर जो है ये लाइट के वेलोसिटी के कंपेरेबल नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और नहीं तो क्या होता है कि जो आपका आइंस्टीन का एक रिलेटिविटी थ्योरी है, जैसे m इक्वल टू एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना, ये पढ़ेंगे भी आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, रेस्ट मास होता है, m नॉट जो है ये रेस्ट मास होता है और m जो है ये मूविंग मास होता है, मूविंग मास होता है। मूविंग मास मतलब जब बॉडी मूव करेगा तो उस समय जो उसका मास होगा, जैसे कोई बॉडी का इन जनरल तो हम लोग क्या लेते हैं कि मूव करे कि रेस्ट में हो, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के कंपैरिजन में होता है तो वैसे स्थिति में मास में चेंजिंग आ जाता है, मास में वेरिएशन आ जाता है। तब उसमें दो मास हम लोग कंसीडर करते हैं, एक रेस्ट मास और दूसरा मूविंग मास। जैसे ये बॉडी जब रेस्ट में है तो इसका जो भी मास हो, और जब बहुत तेजी से मूव करेगा तो फिर वो मूविंग मास होगा और इसके लिए फिर ये फॉर्मूला लागू होगा। और इसमें देखिए अगर मान लो यहां पर v और c, ये v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो जब वेलोसिटी का यहां पर बॉडी का जो वेलोसिटी है लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में होता है ना, तो फिर ऐसे स्थिति में क्या होगा, ये देखो ये फैक्टर ये घटने लगेगा। अब संयोग से अगर मान लो अगर दोनों बराबर हो गया तो क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो ये आपका क्या होगा, तो फिर मास ये इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ रहे हो? फिर तब ये इनफाइनाइट मास हो जाएगा, और इनफाइनाइट मास अगर हो गया तो जो आपका फॉर्मूला था जो वेलोसिटी का, उसमें आपका देखिए मास नीचे आ रहा है, तो फिर वो आपका फॉर्मूला काम नहीं करने लगेगा। तो ये जो है इसका लिमिटेशंस है, और इस वजह से यहाँ पर हम लोग हैवी चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक्सिलरेटेड कराते हैं। और दूसरा रीजन यहाँ पर यह है कि अगर मास बहुत कम होगा, या इलेक्ट्रॉन का जो है मास बहुत कम है या उससे भी कम मास वाला चार्ज पार्टिकल हो, तो वैसे स्थिति में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें देखिए मास क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। तो मास अगर बहुत कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर वैसे स्थिति में ये फॉर्मूला आपका जो है काम करने लगेगा, और फिर ये कंसेप्ट हमारा जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आई बात समझ में? इसलिए बहुत कम मास वाले के लिए ये वैलिड नहीं है, इसलिए ऊपर में ही लिखा गया है साइक्लोट्रॉन में, साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस which is used to accelerate heavy charge particle। जो बोले थे शुरू में कि कुछ अंदर की बात है कि हैवी चार्ज पार्टिकल क्यों लेते हैं, ये लास्ट में अब उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि जब छोटा पार्टिकल होगा तो वैसे स्थिति में क्या होगा, मास बहुत कम होगा, और जब मास बहुत कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा का मतलब ये फॉर्मूला काम करने लगेगा। और ये काम करने का मतलब है
कि फिर गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ गए? तो इसलिए इट इज वैलिड फॉर हैवी चार्ज पार्टिकल, हैवी चार्ज पार्टिकल it is not valid for light particle. आई बात समझ में? कम मास होगा तो फिर यह जो है वैलिड नहीं होगा, ये फॉर्मूला काम करने लगेगा और ये कंसेप्ट ही पूरा गड़बड़ होने लगेगा। बात समझ में आया? तो काम इसका क्या हुआ? फाइनली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का और हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का, और अल्टीमेटली यहां पर दो फील्ड का हम लोग काम करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का काम इसको सर्कुलर घुमाना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम उसको एक्सेलरेटेड करना है। एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी को बढ़ाना है, वेलोसिटी बढ़ा, सर्कुलर पाथ में मूव किया, रेडियस बढ़ता गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता गया, और जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया तो जो उसका टारगेट है उस पर प्रोजेक्ट कर दिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।